अब अभी तक हमने बात की है कि स्टेट वेरिएबल्स के अंदर कैसे हम किसी न्यूमेरिकल या किसी बूलियन वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही नॉर्मली हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्टेट वेरिएबल्स की फॉर्म में हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं, और अगर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के हिसाब से हम अपने कंपोनेंट को री रेंडर करवा सकते हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक लूडो बोर्ड का। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बेसिक टाइप बोर्ड गेम, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक बटन होगा जो मूव्स को इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होगा। तो इस बोर्ड गेम का बिल्कुल बेसिक हम बना लेते हैं। हमने शुरुआत से अपनी एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया है, जिसका बेसिक पेज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। एंड शायद अब हमें क्लियरली समझ आ रहा होगा कि हमारा ये काउंटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। इफ़ वी गो एंड सी द app.jsx पेज, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है क्लियरली हमें समझ आ रही है कि हमारा काउंट वेरिएबल है, काउंटर को इंक्रीज़ कर रहा है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है। एंड इस पूरे पार्ट को अभी के लिए हम रिमूव करने वाले हैं। हम सिंपली यहाँ से सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे एंड इसे सेव कर लेंगे, तो पेज हमारा कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। एंड हम अपने लिए एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जिसको हम नाम देने वाले हैं लूडो बोर्ड .jsx। अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, फंक्शन, विल कॉल दिस लूडो बोर्ड। एंड अभी के लिए इट इज़ जस्ट गोइंग टू सिंपली रिटर्न और div, जिसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ होगा सेइंग गेम बिगिंस या इस तरीके का कुछ। एंड app.jsx के अंदर जाकर हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपने लूडो बोर्ड को, जिसे हम यहाँ पर करने वाले हैं यूज़। सेव, एंड ये हमारा आ गया गेम बिगिंस। अब अपने बोर्ड को एक्चुअली डिस्प्ले कराने के लिए हमें इसमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है। एक तो हम अपनी मूव्स का काउंटर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बेसिकली लूडो हमारा ऐसा गेम होता है जिसमें 4 प्लेयर्स होते हैं। हम चाहे तो 2 प्लेयर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 प्लेयर, कितने भी प्लेयर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेसिकली हम अपनी ऑब्जेक्ट को क्यों यूज़ करना चाहते हैं उसका एक रीज़न यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज आएंगे डेवलपमेंट के टाइम पे, जब हम सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट वेरिएबल को एक नॉर्मल इंटीजर या एक नॉर्मल बूलियन वेरिएबल की फॉर्म में नहीं यूज़ कर पाएंगे। हमें ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना ही करना पड़ेगा फॉर सिंप्लिसिटी। हम बेसिकली 4 बटन्स को क्रिएट करेंगे। हमारे 4 बटन्स हैं जिनको हमने अलग अलग बैकग्राउंड कलर दिए, और इन सारे चारों बटन्स ये जो हैं अलग अलग हमारे 4 डिफरेंट काउंटर वेरिएबल्स होंगे जिनको अपडेट कर रहे होंगे। तो उसके लिए सिंपली एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं इस इनर डिव के अंदर, जिसको हम एक क्लास नेम भी दे सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द बोर्ड, फाइनल बोर्ड। हमारे पास हर जगह एक पैराग्राफ होगा। यहाँ पर ब्लू की हम मूव्स दिखाएंगे इज़ इक्वल टू समथिंग। उसके बाद हम इसके लिए एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन के ऊपर लिखा होगा +1। एंड इसी तरीके से हम अपने चारों कलर्स के लिए सेम चीज़ करने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी येलो, दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रीन, दिस इज़ गोइंग टू बी रेड। सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमारे पास ये हमारे बटन आ गए। इस पर क्लिक करेंगे +1, ये +1, ये +1, ये +1। तो अभी एज सच बटन्स पे क्लिक करने से हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा। साथ के साथ हमें क्या करना है, हमें 4 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। अब एक तरीका तो होगा सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, कि सबसे पहले हम लिखें लेट, और यहाँ हम लिखें लेट्स कॉल इट ब्लू मूव, और यहाँ लिखें सेट ब्लू मूव इज़ इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू पास करें 0। ये बेसिकली हमारा काउंट ही है, बस ये ब्लू के लिए काउंट है। ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं अपने यूज स्टेट को, एंड फिर यहाँ पर हम इसे लिखें ब्लू मूव। इस तरीके से या तो हम चीज़ें लिख सकते हैं, तो हमें एक स्टेट वेरिएबल ब्लू के लिए बनाना पड़ेगा, एक हमें रेड के लिए बनाना पड़ेगा, एक येलो के लिए बनाना पड़ेगा, एक ग्रीन के लिए बनाना पड़ेगा। एंड ये तो सिर्फ हम एक लूडो गेम की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर हो सकता है आप इस तरीके का गेम बना रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ गेम को प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास हो जाएंगे। तो इस चीज़ को करने का एक और बेटर तरीका ये होगा कि इन प्लेस ऑफ क्रिएटिंग ऑल ऑफ दी स्टेट वेरिएबल्स हम क्या करें, हम एक ऑब्जेक्ट बना लें। हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को पास करें, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्लू वाला प्लेयर है उसके लिए हम ब्लू पास कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। हमारा जो रेड वाला प्लेयर है उसके लिए रेड पास कर सकते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। येलो के लिए येलो वैल्यू पास कर सकते हैं,
रेड के लिए, या रेड नहीं, हमारा ग्रीन के लिए हम इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 के साथ। एंड अब हम अपने वेरिएबल को नाम दे देंगे मूव्स एंड इसके फंक्शन को नाम दे देंगे सेट मूव्स। तो इस तरीके से एक ही साथ हमारे चारों के चारों प्लेयर्स के लिए हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ गई विच इज कॉल्ड मूव्स। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए जैसे ऑब्जेक्ट की हम कीज़ को एक्सेस करते हैं, हमारी मूव्स ऑब्जेक्ट आ जाएगी जिसके अंदर 4 कीज़ होंगी, ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ हम प्रिंट करवा सकते हैं मूव्स डॉट ब्लू। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मूव्स डॉट येलो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मूव्स डॉट ग्रीन एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मूव्स डॉट रेड। इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास हमारी इनिशियल मूव्स आ गए विच इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे हम जूम्ड इन करने वाले हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल 0 मूव्स आ गए हमारे। साथ के साथ वी कैन गिव ऑल ऑफ द बटन्स अ यूनिक कलर। तो स्टाइल इज़ इक्वल टू, यहीं पे हम अपना स्टाइल लिख सकते हैं। हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, कलर, इसे हम देना चाहते हैं इक्वल टू ब्लू। सेव। तो ये हमारा ब्लू कलर आ गया। उसी तरीके से इसे हम एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं येलो के इक्वल, इसे हम एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं ग्रीन एंड इसे हम एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं रेड। सेव। येलो को हम टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं, वी कैन गिव इट अ टेक्स्ट कलर ऑफ ब्लैक। तो इस तरीके से हमारे चारों बटन्स आ गए। अभी जब हम इन बटन्स को क्लिक कर रहे हैं तो एज सच हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा, पर हमें पता है कि हम अपने काउंटर वेरिएबल्स को अपडेट करते हैं तो बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। लेट्स ऐड अ फंक्शनैलिटी टू आवर ब्लू बटन। ब्लू बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम बेसिकली हम अभी वही नॉर्मल नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, सेम नॉलेज यूज़ कर रहे हैं जो हमने स्टेट वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए यूज़ की थी। तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं, लेट अपडेट ब्लू, इसे अपडेट ब्लू कह सकते हैं, ये हमारा एक मेथड हो जाएगा। और अपडेट ब्लू के अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सेट मूव्स मेथड को कॉल करेंगे। अब हमें पता है अपनी मूव्स को अपडेट करने के लिए हमें मूव्स डॉट ब्लू +1 की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1। तो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, मूव्स डॉट ब्लू इज इक्वल टू या प्लस इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके हम प्रिंट करवा देंगे अपनी मूव्स डॉट ब्लू को। साथ के साथ सेट मूव्स के अंदर हम अपना नया जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट मूव्स है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इनफैक्ट वी कैन कॉल इट मूव्स। इसका एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं यूजिंग एक और हम काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए कि एक नॉर्मल वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट का जो स्टेट वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। इसको हम सेट काउंट रख लेते हैं, यूज स्टेट के अंदर वील पास 0। अब साथ के साथ हम अपने ब्लू बटन के ऊपर अपना ऑन क्लिक ऐड कर देते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड ऑन क्लिक इज इक्वल टू अपडेट ब्लू। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे ही इस ब्लू बटन को हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो हमारे ब्लू मूव्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये अपडेट होगी। यानी जैसे ही बटन क्लिक होगा अपडेट ब्लू फंक्शन कॉल होगा। अपडेट ब्लू फंक्शन क्या करेगा, मूव्स डॉट ब्लू में +1 को ऐड करेगा, फिर कंसोल डॉट लॉग करके हम लिख देंगे मूव्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे अपने मूव्स को एंड फिर सेट कर देंगे मूव्स को टू द न्यू वैल्यू एंड उसके बाद दोबारा से री रेंडर होगा कंपोनेंट, तो यहाँ पे भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट करने के साथ साथ चीज़ें चेक करते हैं। जैसे ही हम +1 को क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे लिए यहाँ मूव्स प्रिंट होकर आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट करके कुछ प्रिंट होकर आ रहा है, मूव्स ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रही है, बट यहाँ हमारे लिए सिर्फ 0 ही प्रिंट होकर आ रहा है। दोबारा +1 किया हमारी ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रही है, दोबारा +1 किया ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रही है। व्हाट वी कैन डू, हम अपने मूव्स डॉट ब्लू की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, जैसे ही +1 करेंगे मूव्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, या इसे मूव्स डॉट ब्लू कह देते हैं। रिफ्रेश किया, जैसे ही +1 किया मूव्स डॉट ब्लू इज इक्वल टू 1, दोबारा +1 किया मूव्स डॉट ब्लू इज इक्वल टू 2, दोबारा +1 किया मूव्स डॉट ब्लू इज इक्वल टू 3। बार बार हम +1 कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे तो अपडेट हो रही है बट यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही, मतलब UI के अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी की को अपडेट करते हैं, किसी की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो उससे ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था,
बेसिकली जब हमने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था, या अगर हम एरेज की बात करें तो एरेज को भी पढ़ा था, दोनों ही केसेस में हम अगर किसी एरे की वैल्यूज़ को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 हटा के हमने 4 कर दिया इंसर्ट, तब भी ये एरे वैसे का वैसा रहेगा। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू के अंदर चेंज आएगा, बट इसका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो सेम रहेगा। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम बात करें, अगर हमने a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू को कल को अगर हम 4 भी कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए रिएक्ट में जब हम सेट मूव्स को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ मूव्स की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा रिएक्ट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि हमारा कंपोनेंट कब री रेंडर होता है, हमारा कंपोनेंट तब री रेंडर होता है जब स्टेट के अंदर चेंज डिटेक्ट होता है, स्टेट की वैल्यू के अंदर चेंज डिटेक्ट होता है। पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, ये तो ऑब्जेक्ट ही की वैल्यू में चेंज हो रहा है, एज सच प्रॉपर ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज को डिटेक्ट कराने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है हमारा स्टेट वेरिएबल, अगर हमें उसके अंदर चेंज लेके आना है तो हमें उस पूरी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना पड़ता है, यानी उस पूरी ऑब्जेक्ट की एक नई कॉपी हमें पास करनी पड़ती है जिसके पास अपना नया एड्रेस हो, जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट कर पाए, रिएक्ट डिटेक्ट कर पाए कि हाँ हमारी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट चेंज हुई है, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आया है जिसकी मदद से अब हमें कंपोनेंट को री रेंडर करना चाहिए। तो ये चीज़ हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी करते हैं, ये चीज़ हम एरेज के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह यहाँ पर सिर्फ एक की वैल्यू को चेंज करने में, या एरेज के केस में इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करने में चेंज डिटेक्ट नहीं करेगा रिएक्ट। हमें पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट एंड पूरे एरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। अंदर की वैल्यूज को हम सेम रख सकते हैं पर एज सच हमारा एड्रेस नया होना चाहिए। तो री रेंडर करवाने के लिए ऑब्जेक्ट्स के केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करके भेजते हैं। जब हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट होती है मेमोरी के अंदर एंड फिर वो कॉपी पास ऑन होती है। तो जब एक नई कॉपी पास ऑन हो रही है पुरानी वैल्यू की, नई कॉपी का मतलब है न्यू एड्रेस मतलब इस बार रिएक्ट डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ एक नई ऑब्जेक्ट पास हुई है, स्टेट वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज आया है तो मुझे री रेंडर कराना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, हमारी ये जो मूव्स है यहाँ पे सिंपली हम इसे स्प्रेड करके भेज सकते हैं। मतलब स्प्रेड करके भेज रहे हैं मतलब एक नई वैल्यू भेज सकते हैं। तो इसको सेव कर लेंगे एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो इस बार +1 करेंगे तो यहाँ कंपोनेंट के अंदर भी चेंज आएगा, दोबारा +1 करेंगे तो दोबारा चेंज आया, इस बार +1 कर रहे हैं तो इस बार हर जगह यहाँ पे हमारे पास चेंज आ रहा है। इनफैक्ट इसे लिखने का एक और बेटर तरीका है कि ये जो +1 है इसे यहाँ ना लिखने की बजाय जब हम अपने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहे हैं वहीं पे कॉमा करके वहीं पे हम लिख दें हमारी जो ब्लू वाली की है उसकी वैल्यू होनी चाहिए moves.blue +1 के इक्वल। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे एंड इस बार सारी चीज़ें हमारे लिए फंक्शनली काम कर रही होंगी। तो जब भी हमें अपनी ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है हम उसे स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करके मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करके उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं और अगर फिर कुछ अपडेशंस चाहिए होते हैं तो इस तरीके से उन अपडेशंस को पास करते हैं। मतलब मुझे चाहिए मूव्स पूरा का पूरा वैसे का वैसी कॉपी हो जाए बट उसके अंदर जो हमारा ब्लू वाला की है उसकी वैल्यू इस तरीके से नई वैल्यू की तरह जा रही हो, यानी moves.blue +1 जा रही हो। अब हमने ऑलरेडी बात की थी कि जब भी पुरानी वैल्यू के ऊपर हमारी नई वैल्यू डिपेंड करती है तो उस केस में हमें कॉल बैक को यूज़ करना है। तो हम भी अपडेटर मेथड के अंदर अपने कॉल बैक को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली यहाँ हम अपना कॉल बैक क्रिएट कर लेंगे। कॉल बैक के अंदर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, या इसे प्रीवियस मूव्स कह लेते हैं। प्रीवियस मूव्स की जगह हम प्रीवियस मूव्स को स्प्रेड करेंगे, साथ के साथ ब्लू के अंदर प्रीवियस moves.blue +1 को पास करेंगे एंड इस पूरी की पूरी ये जो नई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी इस नई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट, +1 पे क्लिक किया तो अब हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। इसी तरीके से हम येलो बटन के लिए एक और नया मेथड क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली इसकी वो कॉपी होने वाला है, बस यहाँ अपडेट ब्लू की जगह अपडेट येलो हमारे पास हो जाएगा एंड वील ऑल्सो अपडेट येलो हेयर। अब हमें console.log करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो ब्लू की मूव्स इंक्रीज होंगी, इसको क्लिक करेंगे ओके ऑन क्लिक हमें ऐड करना पड़ेगा। ऑन क्लिक हमारे लिए हो जाएगा अपडेट येलो, सेव, रिफ्रेश। तो येलो को क्लिक करेंगे येलो की मूव्स इंक्रीज होगी, ब्लू को क्लिक करेंगे ब्लू की मूव्स इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से स्टेट वेरिएबल्स में हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करने के लिए हम अपने स्प्रेड को यूज़ करते हैं हमेशा,
क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू डायरेक्टली अपडेटेड नहीं दिखाई देती, उसके लिए हमें हमेशा एक कॉपी को पास ऑन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एरेज के बारे में, यानी जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स को एज अ स्टेट वेरिएबल यूज़ किया वैसे ही हम एरेज को भी एज अ स्टेट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। और जब हम एरेज को अपडेट करते हैं तो इन्हें हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अब इंट्यूटिवली जब भी किसी एरे को अपडेट करना होता है हमारे दिमाग में आता है कि हम नई चीज़ को, नए एलिमेंट को उसके अंदर पुश कर दें, और यहाँ हम देखने वाले हैं कि पुश हमारे लिए वर्क करता है या नहीं करता। उसके लिए हम कोई रैंडम एरे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मेक अ रैंडम एरे स्टेट वेरिएबल। इसके लिए मेथड हम डिफाइन कर देंगे सेट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट में इनिशियलाइज कर देंगे इसको एक एम्प्टी एरे के साथ, एंड इनफैक्ट शुरुआत में हम नो मूव्स भी पास कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग से हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया, और हम चाहते हैं कि जैसे ही ब्लू अपडेट हो वैसे ही हम क्या करें, हम अपने एरे के अंदर, एरे जो स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर हम पुश करें ब्लू मूव्स, इस तरीके से कुछ, एंड फिर हम सेट एरे को कॉल करने वाले हैं विद द न्यू एरे वैल्यू। यानी एरे के अंदर हमने चेंज कर दिया, फिर हम अपने एरे को कॉल कर रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। साथ के साथ वी कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट इट, एंड हम कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं अपने एरे को। अब यहाँ पर जैसे हम ब्लू को क्लिक करेंगे हमारे लिए ब्लू मूव्स यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, दोबारा भी ऐड होके आ रहा है, बट ये पुश की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ये बेसिकली सेट मूव्स हमारे लिए क्या कर रहा है, री रेंडर ट्रिगर कर रहा है, उसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अब एक बार अपने सेट मूव्स को हम कॉमेंट आउट कर देते हैं, साथ के साथ हम अपने एरे को कहीं पे प्रिंट करवाने वाले हैं। इससे अपने गेम बिगिन्स वाली लाइन से पहले हम प्रिंट करवा सकते हैं। वी कैन सिंपली राइट एरे एंड इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो मूव्स। अब ब्लू के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास इवन दो प्रिंट होके आ रहा है एक अपडेटेड एरे जिसके अंदर ब्लू मूव्स ऐड हो गया है, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, मतलब री रेंडरिंग नहीं हो पा रही है। दोबारा +1 किया, हमारे एरे के अंदर यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, मतलब एलिमेंट पुश हो गया एरे के अंदर और यहाँ से कंसोल डॉट लॉग भी हो रहा है, बट सेट एरे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारा कॉम्पोनेंट री रेंडर नहीं हो पा रहा। इसका रीजन भी वही सेम है, क्योंकि जब हम किसी भी एरे के अंदर पुश करते हैं हमारे पास कोई नया एरे रिटर्न नहीं होता, हमारे पास ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंजेस होते हैं, और ओरिजिनल एरे के जब किसी इंडेक्स के अंदर चेंज होता है तो उसको रिएक्ट एक नए एरे की तरह, एक नई वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं करता। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें एरे के लिए उसे स्प्रेड करना पड़ेगा और उसके अंदर नई वैल्यूज को पास ऑन करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, इस पुश स्टेटमेंट को हम हटा सकते हैं और यहाँ पे एरे को अपने हम स्प्रेड करके भेजेंगे। तो 3 डॉट लिख देते हैं, और साथ के साथ जो हमें अपडेटेड वैल्यू नई ऐड करनी है, तो नई अपडेटेड वैल्यू जब भी एरे को स्प्रेड करते हैं कैसे पास करते हैं, हम पास करेंगे डायरेक्टली अपनी वैल्यू विच इज़ ब्लू मूव्स, एंड इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। इस बार जब हम +1 करेंगे तो हमारा एलिमेंट भी अपडेट हुआ, यानी कॉम्पोनेंट भी री रेंडर हुआ, और हमारे एरे के अंदर यहाँ पे जब हम एरे को क्लिक कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम चेंजेस आएंगे। सेकेंड टाइम चेंजेस क्यों आएंगे, क्योंकि जो अपडेशंस है एरे के अंदर वो री रेंडरिंग के टाइम पे आते हैं, यानी जैसे हम +1 क्लिक करेंगे तब हमारा पुराने वाला चेंज हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे री रेंडरिंग काम करती है। दोबारा +1 करेंगे तो दोबारा हमारे चेंजेस आ गए एंड हमारे ये पुराने चेंजेस हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने एरेज को एज स्टेट वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर क्योंकि हमारी जो एरे की नई वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ भी हम कॉल बैक को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड प्रीवियस एरे, और प्रीवियस एरे की वैल्यू को हम यहाँ कर सकते हैं टू प्रीवियस एरे, एंड इस नए एरे को, ये जो नया एरे फॉर्म होगा इसे हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेंगे, रिफ्रेश किया +1, एंड इस तरीके से वी कैन इम्प्लीमेंट आवर फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं एक छोटी सी टू डू लिस्ट, यानी हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी, कौन से कॉन्सेप्ट, एक हमारा कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट तो बेसिक है ही, अभी जो हमने स्टेट का कॉन्सेप्ट सीखा है उसकी हेल्प से हम एक टू डू लिस्ट बहुत बेसिक सी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर हम अपना एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने टास्क्स को ऐड कर सकते हैं, और साथ में हम अपना एक ऐड बटन देंगे। जैसे ही ऐड बटन के ऊपर क्लिक होगा वैसे ही हमारी एक लिस्ट बन रही होगी, उस लिस्ट के अंदर वो आइटम ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें अपने टास्क के अंदर ईट ऐड करना है, तो जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक किया जाए वो हमारे लिए यहाँ पे एक लिस्ट आइटम की तरह ऐड हो जाए। उसके बाद लेट्स सपोज वी राइट कोड, तो वो भी ऐड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ कोड की तरह लिस्ट आइटम की तरह ऐड हो जाए। इस तरीके की फंक्शनैलिटी हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे।
टू डू लिस्ट को ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे भी बिल्ड किया था, तो ये हेल्प करता है. इट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल. काफ़ी बेसिक ऐप होती है टू डू लिस्ट ऐप, और वो काफ़ी हेल्प करती है हमें जो हमारे काफ़ी सारे कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उन सभी को एक साथ यूज़ करने में. तो इसी को हम एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहे होंगे. तो उसके लिए हम अपनी एक टू डू लिस्ट कॉम्पोनेंट बना लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड to-do-list.jsx एंड यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं हम अपना फंक्शन. वील कॉल इट टू डू लिस्ट, और यहाँ से अभी के लिए हम रिटर्न कर देते हैं अपना एक डिव, जिसके अंदर ऊपर एक H4 हेडिंग हम दे सकते हैं. वील कॉल इट टू डू लिस्ट. सेव कर लेते हैं. यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी टू डू लिस्ट, एंड इसी को हम यूज़ करेंगे. सेव कर लिया तो रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास हमारी टू डू लिस्ट आ गई. अब इस टू डू लिस्ट के अंदर हम अपने आइटम्स को प्रिंट करवाना स्टार्ट करेंगे. अब टू डू लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें हमारे लिए एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, जिसके अंदर प्लेस होल्डर में हम ऐड कर सकते हैं ऐड अ टास्क. साथ के साथ हम अपने लिए एक बटन क्रिएट कर लेंगे. बटन के अंदर हम लिख देंगे ऐड टास्क, एंड कुछ फिर हम स्पेसेस दे देंगे. एंड इन स्पेसेस के बाद हम फाइनली अपनी टू डू लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे. और इस टू डू लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे सारे के सारे जो टास्क होंगे उनको हम प्रिंट करवाएंगे. टू डू लिस्ट या टास्क्स टू डू, इस तरीके का कुछ. सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, ये हमारा इनपुट बॉक्स आ गया, ये हमारा ऐड बटन आ गया. अब ये अजीब सा सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कस्टम स्टाइलिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ आई है. हम चाहें तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. वी कैन ट्राई एंड मेक इट लुक बेटर, बट अभी हम अपनी स्टेट की फंक्शनैलिटीज़ पे फोकस करना चाहते हैं रादर देन द CSS. तो यहाँ पे एक छोटी सी हम स्पेस चाहें तो ऐड कर सकते हैं. एक तो यहाँ पे हम लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ आवर लाइन ब्रेक. एंड एक यहाँ एक छोटी सी नेक्स्ट लाइन की स्पेस दे देते हैं. बाकी आप चाहें तो इस इनपुट एलिमेंट को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी वैल्यू ABCDEFGH, जैसे ही कोई भी वैल्यू ऐड हो, जैसे ही ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करें वो यहाँ पे आके ऐड हो जाए हमारे टास्क टू डू के अंदर. ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर आके ऐड हो जाए. तो हमारे जो टू डूज़ हैं इन सब को, हमारे जो टू डूज़ हैं इन सब को हम सेव करवाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एरे. एक एरे के अंदर अपने टू डूज़ को हम सेव करवाएंगे. तो एक टू डूज़ नाम का हम एरे बनाएंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारा टास्क है ईट, तो वैसे सेव हो जाएगा. हमारा टास्क है स्लीप, तो वैसे सेव हो जाएगा. हमारा टास्क है कोड, तो वो इस तरीके से सेव हो जाएगा. तो हम एक टू डू बनाएंगे और फिर इस एरे के आइटम्स को हम एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करा रहे होंगे. अब हमें पता है कि हमारा ये जो टू डू है इसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे, यानी नए टास्क इसके अंदर ऐड होते रहेंगे. और जैसे ही नए टास्क इसके अंदर ऐड होंगे वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम अपडेट करना चाहते हैं, वैसे ही नए आइटम को, नए टास्क को हम इस लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं. तो इसीलिए हमारी ये जो टू डू वाला एरे है ये हमारा एक स्टेट वेरिएबल होना चाहिए, जिसके अंदर कोई चेंज आए तो हमारे UI के अंदर भी चेंजेस आने चाहिए, यानी हमारा कॉम्पोनेंट री-रेंडर होना चाहिए. तो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले तो यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं. इम्पोर्ट यूज स्टेट, एंड यहाँ पर अपने लिए एक स्टेट वेरिएबल हम बना लेते हैं. वील कॉल इट टू डूज एंड सेट टू डूज इज इक्वल टू यूज स्टेट, जिसके अंदर हम एम्प्टी से इनिशियलाइज कर सकते हैं. या तो एम्प्टी से इनिशियलाइज कर सकते हैं या एक सैम्पल टास्क करके कुछ कह सकते हैं. दिस इज़ अ सैम्पल टास्क, इससे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि एक एरे को अगर हमें रेंडर कराना होता है बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल आइटम, तो किस तरीके से कराते हैं, हम अपने मैप मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे हम अपने एरे के लिए विच इज़ टू डूज अपने मैप मेथड को यूज़ करेंगे. उसके अंदर हर एक एलिमेंट को या हर एक टास्क को हम पिक कर सकते हैं, हर एक टू डू को हम पिक कर सकते हैं. एंड वी कैन बेसिकली क्रिएट अ न्यू LI आउट ऑफ इट. नया लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम प्रिंट करवाने वाले अपने टू डू को. इसको सेव कर लेते हैं एंड इसे रिफ़्रेश करें. तो या तो इस चीज़ को जाके हम रिटर्न कर सकते हैं. रिटर्न करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से हमारा सैम्पल टास्क एज एन LI एलिमेंट आ जाएगा. या फिर हम चाहें तो सिंपली यहाँ कर्ली ब्रेसेस की बजाय वी कैन यूज़ द पेरेंथेसिस एंड नॉट रिटर्न इट.
एंड डायरेक्टली प्रिंट इट। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए कंसोल के अंदर ये जो वार्निंग है इसको हम इग्नोर करने वाले हैं, पर बेसिकली या इनफैक्ट लेट्स जस्ट क्लोज द विंडो। बट बेसिकली ये हमारा एक सैम्पल टास्क है जो हमारे लिए प्रिंट होकर आ गया। अब अपने टू डूज़ के अंदर अगर हम नए एलिमेंट्स को, नए टास्क को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे लिए प्रिंट होकर आएंगे। अब नए टास्क को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऐड बटन के ऊपर एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी कि जैसे ही ऐड टास्क के ऊपर क्लिक किया जाए वैसे ही इस इनपुट की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमारी टू डू के अंदर ऐड कर दिया जाए। अब हम कैसे ट्रैक करें कि हमारे इनपुट के अंदर क्या वैल्यू चल रही है, तो उसे भी ट्रैक करने के लिए हमारी जो इनपुट की वैल्यू है यानी जो हमारा नया टास्क होने वाला है उसे भी हम एक नए स्टेट वेरिएबल की तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट वेरिएबल कॉल्ड न्यू टास्क या न्यू टू डू इसको बोल देते हैं, और न्यू टू डू के अंदर हम मेथड ऐड कर देते हैं सेट न्यू टू डू इज इक्वल टू यूज स्टेट, और शुरुआत में नए टास्क की वैल्यू है एम्प्टी के इक्वल। तो जो हमारे इनपुट है इसके अंदर प्लेस होल्डर में तो हमने ऐड अ टास्क लिख दिया, बट इसकी जो वैल्यू होगी इसे हम असाइन कर देंगे टू आर न्यू टू डू वैल्यू। साथ के साथ अपने बटन के साथ एक हम मेथड एसोसिएट कर लेते हैं। इस यहाँ पे हम एक मेथड या फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ऐड न्यू टास्क या ऐड न्यू टू डू, ऐसे टास्क ही कह देते हैं। और इसके लिए एक एरो फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए हम console.log करेंगे वी हैव टू ऐड न्यू टास्क इन टू डू। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे एंड इफ़ वी इंस्पेक्ट इट गो टू कंसोल। अभी के लिए कंप्लीटली अपनी इस वार्निंग को हमें इग्नोर करना है। ऑन चेंज के अंदर बस यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड न्यू टास्क। सेव, रिफ्रेश। अभी हमारे पास ये फर्स्ट वार्निंग है, इसको तो हम इग्नोर करेंगे। सेकंड वार्निंग बेसिकली कह रही है कि आपने किसी ऐसे एलिमेंट को वैल्यू दे दी है, वैल्यू प्रॉपर्टी दे दी है जिसको आपने ऑन चेंज नहीं दिया। तो जनरली जब हमारे पास वैल्यू प्रॉपर्टी होती है तो हमारे पास ऑन चेंज हैंडलर होना चाहिए जिसको अभी हम ऐड करेंगे, पर बेसिकली अभी सिर्फ इसकी वैल्यू में हमने क्या किया है, अपने न्यू टास्क की वैल्यू ऐड की है विच इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब जैसे ही ऐड टास्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारे पास हमारा console.log करके जो वैल्यू थी वो प्रिंट होके आ जाएगी। साथ के साथ इफ़ वी इंस्पेक्ट एंड गो टू कॉम्पोनेंट्स, तो कॉम्पोनेंट्स के अंदर जो हमारे रिएक्ट डेवलपर टूल्स होते हैं उसमें इफ़ वी ओपन टू डू लिस्ट तो हमारे पास हमारी स्टेट्स भी प्रिंट होकर आती हैं, यानी साथ के साथ अपडेटेड स्टेट्स भी चाहें तो हम देख सकते हैं। अभी हमारी स्टेट वेरिएबल जो है हमारी टू डू लिस्ट उसके अंदर क्या है, एक सिर्फ एक 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ सैम्पल टास्क। अब हमारे टू डू के अंदर हम दो चीज़ें करना चाहते हैं। इनमें से सबसे पहली चीज़ तो है बेसिकली हम अपने दो स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करना चाहते हैं। पहला स्टेट वेरिएबल है न्यू टास्क, दूसरा स्टेट वेरिएबल है टू डूज, या इसे न्यू टू डू भी हम कह सकते हैं। पहला स्टेट वेरिएबल है हमारे पास न्यू टू डू। न्यू टू डू की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी इस इनपुट से, यानी जैसे ही इनपुट के अंदर कुछ भी चेंज होगा वो जाके क्या करेगा, वो हमारे न्यू टू डू को चेंज कर देगा। मतलब न्यू टू डू की वैल्यू अपडेट होती रहेगी बेस्ड अपॉन कि हम इनपुट के अंदर कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं क्या। और टू डूज़ की वैल्यू कब अपडेट होगी, टू डूज़ की वैल्यू तब अपडेट होगी जब इनपुट के अंदर तो हमने कुछ ऐड कर दिया, पर हम ऐड बटन को क्लिक करेंगे तभी टू डू के अंदर नया टू डू ऐड होगा। तो इसे ट्रिगर करवाएगा हमारा ऐड बटन। तो दो स्टेट वेरिएबल्स हैं हमारे पास। न्यू टू डू वाले स्टेट वेरिएबल को हमारा इनपुट एलिमेंट जब चेंज होगा तब ये ट्रिगर होगा, तब इसकी वैल्यू अपडेट होगी। और टू डूज जो हमारा एरे है जिसके अंदर सारे के सारे टास्क स्टोर्ड हैं उसे हम अपडेट कर रहे होंगे व्हेन द ऐड बटन इज क्लिक्ड। तो सबसे पहले अपने इनपुट की फंक्शनैलिटी ट्रिगर करते हैं। उसके लिए वैल्यू के साथ हम अपना ऑन चेंज इवेंट जो है उसके लिए एक हैंडलर क्रिएट करेंगे। और ऑन चेंज इवेंट हमारे लिए क्या करेगा, ऑन चेंज इवेंट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम देना है, या तो हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर सकते हैं या अभी के लिए एक फंक्शन ही अलग से क्रिएट कर लेते हैं। इसे कह देते हैं अपडेट टास्क वैल्यू या अपडेट टू डू वैल्यू, इसको बोल देते हैं अपडेट टू डू वैल्यू। दिस इज़ अ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट आएगी। अब इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने ऑलरेडी बात की है। इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक टारगेट नाम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि हमारा टारगेट कौन था। टारगेट यानी इनपुट एलिमेंट, और वहाँ से इस इनपुट एलिमेंट की हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए सिर्फ console.log करवाएंगे हम अपने इवेंट के अंदर टारगेट, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपडेट
टू डू वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी एन एरो फंक्शन। तो कुछ नहीं किया हमने, हमारा जो इनपुट एलिमेंट था उसके अंदर कुछ भी अगर चेंज होता है तो हम इस अपडेट टू डू वैल्यू फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये अपडेट टू डू वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, अभी के लिए सिर्फ ये इवेंट का टारगेट हमारे लिए प्रिंट करवा रहा है। रिफ्रेश करेंगे, इफ़ वी गो टू कंसोल, कंसोल के अंदर जाके जैसे ही हम यहाँ पे ए टाइप करेंगे वैसे ही ट्रिगर हो गया। टारगेट में क्या प्रिंट हुआ, टारगेट में प्रिंट हुआ इनपुट एलिमेंट। दोबारा से ए बी सी डी कुछ भी अगर हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो अभी के लिए वो टाइप्ड वैल्यू हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे न्यू टू डू ऐड कर रखा है। रिफ्रेश करेंगे इस बार, इफ़ वी टाइप ए बी सी डी तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रिगर करके हमारे लिए हमारा टारगेट एलिमेंट हमें दिखा रही हैं। साथ के साथ हम टारगेट के लिए उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सेव, रिफ्रेश। ए आया तो वैल्यू ए हो गई, बी आया तो वैल्यू बी हो गई, सी आया तो वैल्यू ए बी सी हो गई, डी आया तो वैल्यू ए बी सी डी हो गई। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू यहाँ पे थी उसे इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाना पॉसिबल है। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे टू अपडेट आर न्यू टू डू। तो बेसिकली सेट न्यू टू डू मेथड को हम कॉल करेंगे जिसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को हम क्लिक करेंगे जिससे कंपोनेंट री रेंडर होगा। और री रेंडर होके हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने न्यू टू डू की। वी कैन सेव इट। इस बार इनपुट के अंदर शुरुआत में हमारी वैल्यू खाली है, जैसे ही हम ए ऐड करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। जैसे ही कुछ भी चेंज हुआ अपडेट कर दो टू डू वैल्यू अपडेट कर दी, मतलब वहाँ पे जाके हमारे जो न्यू टू डू की वैल्यू है उसको अपडेट कर दिया गया है टू इवेंट टारगेट वैल्यू। और जैसे ही अब ये सेट वाला फंक्शन ट्रिगर होगा वैसे ही री रेंडर हो जाएगा तो इनपुट के अंदर यहाँ पे वैल्यू के अंदर अपडेटेड न्यू टू डू की वैल्यू आ जाएगी। पर ये अपडेटेड न्यू टू डू की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखाई देती, ये हमें इंस्पेक्ट के अंदर अपने कंपोनेंट्स के अंदर भी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी रिफ्रेश एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल्स हैं। पहला स्टेट वेरिएबल है हमारे पास एक एरे, दूसरा स्टेट वेरिएबल है हमारे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग विच इज़ द न्यू टू डू। जैसे ही हम अपने इनपुट के अंदर ए ऐड करेंगे, एक चीज़ हमें नोटिस करनी है, यहाँ हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर भी ए ऐड हो गया, बी ऐड करेंगे स्टेट वेरिएबल के अंदर भी बी ऐड हो गया, सी ऐड करेंगे स्टेट वेरिएबल के अंदर भी यहाँ सी ऐड हो जाएगा। अब जो हमारे डेवलपर टूल्स हैं वो थोड़े से स्लो वर्क करते हैं तो इसीलिए हमें यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा स्लो अपडेशन हो रही है स्ट्रिंग के अंदर, बट जनरली रिएक्ट के अंदर ये चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं विदाउट अ लॉट ऑफ डिले। जितना डिले हमें दिख रहा है उतना डिले नहीं है। जैसे ही हम ई ऐड करेंगे वैसे ही यहाँ ई ऐड हो गया। तो बेसिकली अब जब हम अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो फाइनल जो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उसके अंदर स्टोर्ड होगी, वो हमारी न्यू टू डू के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होगी। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये फाइनल वैल्यू हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया ईट, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसे। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर ईट तो अब हमारे न्यू टू डू के अंदर ईट स्टोर्ड है। अब जैसे ही हम ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करें, हम चाहते हैं ये जाके टू डू के अंदर स्टोर हो जाए और फिर यहाँ पे आके रेंडर हो जाए। तो उसके लिए ऐड न्यू टास्क के अंदर जाके, ये जो ऐड न्यू टास्क है इसके अंदर हमें पता है हमें चेंज करना है कहाँ पर, इस टू डूज नाम के एरे के अंदर। और एरे के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेट टू डूज को कॉल लगाएंगे और एरे के अंदर चेंज करने के लिए हम डी स्ट्रक्चर करके बेसिकली पास कर सकते हैं अपना टू डूज एरे और उसके अंदर अपनी नई वैल्यू पास कर देंगे विच इज़ न्यू टू डू। इसको सेव कर देते हैं एंड रिफ्रेश। इस बार जैसे ही हमने एक नया टास्क ऐड किया ईट, तो ईट यहाँ स्टेट वेरिएबल में आ गया। जैसे ही ऐड टास्क कर देंगे वैसे क्या हो गया, यहाँ पे हमारी लिस्ट के अंदर हमारा ईट आ गया, यानी टू डूज के अंदर ऐड हो गया। एंड इफ वी लुक एट द स्टेट, यहाँ पे हमारे टू डूज के अंदर एक और नया वेरिएबल जो है क्रिएट हो गया या एक और नया टास्क क्रिएट हो गया। वी कैन ऐड मोर टास्क, ऐड किया टास्क तो कोड आ गया यहाँ पे। इफ़ वी राइट स्लीप, ऐड किया टास्क, ये आ गया यहाँ पे। अगर हम वॉक ऐड करें एज अ टास्क तो ये टास्क हमारे लिए ऐड होके आ गया। अब इसके अंदर यूआई के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो किए जा सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इससे ख़राब यूआई हम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट रियली अ गुड यूआई। तो हम अभी सीएसएस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। सीएसएस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, हम बेसिकली स्टेट फंक्शनैलिटी के बारे में फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब भी हम कोई नया टास्क ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो इनपुट एलिमेंट है वो एम्प्टी नहीं हो रहा। तो जैसे ही हम किसी नए टास्क को ऐड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी न्यू टू डू की वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाए। तो उस केस के लिए जब हम ऐड न्यू टास्क कर रहे हैं तो करने के बाद
हम सेट न्यू टू डू को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम उसकी वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। इस बार वी ऐड आर टास्क ईट, ऐड हो गया। वी ऐड स्लीप, ऐड हो गया। वी ऐड कोड, ऐड हो गया। वी ऐड वॉक, ऐड हो गया। तो इस तरीके से हमारी टू डू लिस्ट हमारे लिए प्रॉपरली अब काम कर रही है और सारे के सारे चेंजेस को होते हुए हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसे हम फिक्स करने वाले हैं दैट इज एडिंग अ यूनिक की फॉर आवर लिस्ट आइटम्स। यानी अभी हमारे पास अपनी कंसोल स्क्रीन के अंदर ये एक एरर आ रहा है, ये एक वार्निंग आ रही है विच सेज ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। बेसिकली जब भी हम इस तरीके से डायनेमिकली बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ये क्या है, ये बहुत सारे जो हमने एलाइज क्रिएट किए हैं हर एक टू डू के साथ, ये बहुत सारे आइटम्स हैं, ये लिस्ट के आइटम्स हैं। तो रिएक्ट कहता है कि जब भी इतने सारे लिस्ट के आइटम्स क्रिएट होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल आइटम को ट्रैक करने के लिए हर किसी के पास एक की एट्रीब्यूट होना चाहिए और ये की एट्रीब्यूट हर किसी लिस्ट आइटम के लिए यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी यूनिक की होनी चाहिए हर एक आइटम के पास। इस यूनिक की का रीजन ये है कि लेट्स सपोज अभी हम बहुत सारे आइडेंटिकल आइटम्स को क्रिएट करते हैं एक लिस्ट के अंदर और कल को हम चाहें कि मुझे इस नंबर 2 वाले आइटम को डिलीट करना है, तो इस नंबर 2 वाले आइटम को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हर एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी कीज़ को यूज़ करते हैं हर जगह। कभी अगर किसी आइटम को डिलीट करना हो, किसी पर्टिकुलर आइटम को हमें एडिट करना हो, तो उसके लिए वो कीज़ ज़रूरी हैं और रिएक्ट हमें यही करने के लिए बोलता है फॉर एवरी इंडिविजुअल आइटम। अब या तो ये जो कीज़ हैं इनको हम किसी खुद से कोई मेथड लगा के, खुद से कोई फंक्शन लगा के क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना UUID वाला पैकेज यूज़ कर सकते हैं। यानी NPM के अंदर वी गो टू NPM, जो हमने UUID पैकेज ऑलरेडी यूज़ किया था जावास्क्रिप्ट को सीखते टाइम, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा UUID पैकेज होता है, व्हाट डज इट डू, ये हमारे लिए एक यूनिक ID जनरेट करता है। तो हम हर एक अपने इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को एक यूनिक ID देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज। तो सबसे पहले तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेट्स इंस्टॉल इट, एंड साथ के साथ हम इसे सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं। इसे यूज़ करने के लिए पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वी आर गोइंग टू इंपोर्ट इट एज UUID v4। कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे इसी कंपोनेंट के अंदर हम इसे इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर यूज़ करने के लिए हमें बस अपने UUID वाले मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो अब जब हम अपने टू डू को स्टोर करेंगे तो हर एक टू डू के अंदर हर एक जो इंडिविजुअल हमारा आइटम होगा, तो हर एक टू डू के अंदर अब 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। एक तो हमारा टास्क होना चाहिए जो हमने ऐड किया अपने इनपुट एलिमेंट के थ्रू, और एक उसके पास उसकी अपनी यूनिक ID होनी चाहिए। इसको हम ID भी कह सकते हैं, इसको हम की भी कह सकते हैं, इसको हम कोई भी वैल्यू कह सकते हैं। बेसिकली जब हम अपना लिस्ट आइटम जनरेट करेंगे तो इस लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पर हम अपनी की को ऐड करेंगे, और ये की क्या होगी, ये की हमारी ये ID होगी जिसे हमने अपने एरे के अंदर स्टोर किया होगा। तो अब सिंपल स्ट्रिंग्स का एरे बनाने की बजाय, अपनी टू डू लिस्ट के लिए सिंपल स्ट्रिंग का एरे बनाने की बजाय हम एक ऑब्जेक्ट वाला एरे बनाएंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट होंगी। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो टास्क होगा, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज़ माई सैम्पल टास्क, और दूसरी चीज़ इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी ID, और ID के अंदर आई कैन एग्जीक्यूट दिस UUID v4 फंक्शन, v4 मेथड, जिससे हमारी एक नई ID हमारे लिए जनरेट हो जाएगी। इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड यहाँ जब हम आएंगे तो काफ़ी सारे एरर्स हमारे पास आ जाएंगे एक साथ से। इन सबको हमें फिक्स करना पड़ेगा। एरर्स को फिक्स करने के लिए अपने मेथड्स को देख लेते हैं। अब हमें पता है मैप हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि todos.map के अंदर जब हम टू डू को एक्सेस कर रहे हैं तो टू डू अब एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से डायरेक्टली लिखने की बजाय यहाँ पर हम प्रिंट करवाने वाले हैं todo.task को। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। साथ के साथ एरर्स के अंदर todos.map इज़ नॉट अ फंक्शन, तो टू डू लिस्ट के अंदर, अच्छा यहाँ पर हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया। अभी हमने की को ऐड नहीं किया है। की को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे की को ऐड करने के लिए हमारे हर एक लिस्ट आइटम के साथ एक की आ जाएगी, एंड द की विल बेसिकली बी इक्वल टू todo.id। हर जो टू डू की जो ID होगी वो हमारे लिए हमारी की बन जाएगी। इस बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वार्निंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, एंड शुरुआत में हमारे लिए सैम्पल टास्क क्रिएट होके आ रहा है। अगर हम चाहें
अगर हम वैल्यू को देखना चाहते हैं तो कंपोनेंट्स के अंदर जाके जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर हमें दिखेगा कि स्टेट वेरिएबल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये आईडी हमारे लिए जनरेट हुई है। तो टास्क सैम्पल टास्क है और आईडी की वैल्यू में ये वैल्यू हमारे लिए जनरेट होकर आई है। एंड इस बार जब हम अपने नए आइटम्स को ऐड करेंगे तो नए आइटम्स को भी हमें आईडी के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये ऐड न्यू, यहाँ पे जब सेट टू डूज के अंदर जब ये न्यू टू डू ऐड हो रहा है तो न्यू टू डू की जगह इस बार हम एक कंप्लीट एंटायर ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे जिसमें टास्क की जगह हमारा न्यू टू डू आ जाएगा एंड आईडी की जगह हम एक नई आईडी जनरेट करेंगे विच इज़ UUID v4। इस मेथड को एग्जीक्यूट करा के सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड इन चीज़ों को ऊपर ले आते हैं। बेसिकली हम एक नया टास्क ऐड करेंगे, लेट्स ऐड ईट। ऐड कर दिया हमने, टास्क ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया। साथ के साथ अपनी एरे को देख लेते हैं। एरे में अब 2 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो सेकंड वाली ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ईट आया टास्क में एंड नई आईडी जनरेट हो गई। इसी तरीके से इफ़ वी राइट कोड एंड ऐड टास्क तो एक नया और लिस्ट आइटम हमारे लिए जनरेट हो गया। लिस्ट आइटम के अंदर इस बार क्या है, एक नई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टास्क में कोड है और एक नई आईडी जनरेट हुई है। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम नई और यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। उस आईडी को इस तरीके से हम सेव करवा सकते हैं एंड की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं विद आर ईच एलिमेंट। तो ये हमें बाद में हेल्प करेगा कि अगर कल को हमें इस टू डू लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल टास्क को डिलीट करना हुआ, एडिट करना हुआ, तो उस केस में हम इसी की के थ्रू इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी डिलीट फ्रॉम द एरे। यानी हमारे पास ये जो टू डूज का एरे है या अगर कोई भी अगर रैंडम एरे, कोई स्टेट वेरिएबल है जो एक एरे की फॉर्म में है, उसके अंदर अगर हमें किसी आइटम को डिलीट करना है तो उस केस में उस आइटम को डिलीट कर पाना कैसे पॉसिबल है। अब डिलीट जो है वो एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि डिलीट के अंदर हमें स्पेसिफिक आईडी वाले एलिमेंट को डिलीट करना होता है फ्रॉम एन एरे। तो उसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो अपने पुराने कोड के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। ये जो सेट टू डूज है इसके अंदर अभी तो हमने नया एरे पास कर दिया, बट सही तरीका ये होगा कि हम यहाँ कॉल बैक को यूज़ करेंगे। तो कॉल बैक को यूज़ करने के लिए व्हाट वील डू इज़ यहाँ अपना प्रीवियस टू डू या प्रीवियस टू डूज करके हम एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ हम रिटर्न कर देंगे अपनी इस वैल्यू को। तो ये प्रीवियस टू डूज वेरिएबल ही यहाँ पे यूज़ होगा एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश करके देखेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए वर्क कर रही हैं क्या। कंसोल में लेट्स कोड, ऐड किया टास्क, ईट ऐड किया टास्क, तो सारी चीज़ें फंक्शनली हमारे लिए वर्क कर रही हैं। अब हमें डिलीशन के ऊपर ध्यान देना है। तो बेसिकली डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हर एक लिस्ट आइटम के साथ हम एक डिलीट बटन को ऐड करने वाले हैं एंड इन सारी चीज़ों को इनफैक्ट हम रैप कर सकते हैं इन सम स्पैन। तो एक जो लिस्ट आइटम है इसी के अंदर एक स्पैन एलिमेंट बना लेते हैं और इस स्पैन एलिमेंट के अंदर हमारे पास हमारा टास्क ऐड हो जाएगा। साथ के साथ एक बटन हम क्रिएट कर लेंगे एंड इस बटन को हम कह देंगे डिलीट। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार हमारे लिए हर टास्क के साथ एक डिलीट बटन आ जाएगा। ईट ऐड करेंगे, एक डिलीट बटन आ गया। कोड ऐड करेंगे, एक डिलीट बटन आ गया। अभी बहुत अच्छे से वो बटन डिस्प्ले होके नहीं दिखाई दे रहा। हम चाहें तो एक छोटी सी यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस इस तरीके से, या इनफैक्ट इफ आई रिफ्रेश तो थोड़ी सी स्पेस हमने ऐड की है टू सेपरेट द बटन, गिव इट अ लिटिल मोर स्पेसिंग। तो इस तरीके से हर एक टास्क के साथ अब हमारा डिलीट बटन आ गया। अभी डिलीट बटन के क्लिक होने से कुछ नहीं हो रहा, पर हम चाहते हैं जैसे ही डिलीट बटन को क्लिक किया जाए इसके ऊपर ऑन क्लिक पर हम किसी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया जाए वैसे ही यहाँ पर एक मेथड हो डिलीट टू डू जो ट्रिगर हो जाए इज इक्वल टू दिस मेथड एंड यहाँ से हम अभी के लिए प्रिंट करवा रहे हैं टास्क टू बी डिलीटेड। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिलीट टू डू। सेव रिफ्रेश। जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे हम चाहते हैं टास्क टू बी डिलीटेड हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। अब ये जो डिलीट मेथड है इसके बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि हमारे डिलीट मेथड एक आईडी को लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट और ये इस आईडी के बेसिस पे एलिमेंट को पहचान रहा होगा
और हम यहाँ पर इस डिलीट मेथड के अंदर सबसे पहले तो अपनी इस आईडी को प्रिंट करवा रहे होंगे। अब ये आईडी कौन सी होगी? ये आईडी उस एलिमेंट की की होगी जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। और यहाँ से हम अपनी की को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बेसिकली हमारी की क्या है? हमारी की है todo.id। ये वैल्यू हमारी की है जिसको हम पास करना चाहते हैं इस डिलीट टू डू मेथड को। पर जैसे ही डिलीट टू डू को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे और इसके अंदर todo.id ये जो की है इसकी वैल्यू को अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे पास कर दिया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो हमारा मेथड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो गया तो ऑन क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, यानी इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे डिलीट पर क्लिक करने से कोई हमारे पास एज सच आउटपुट नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे की तो पास करना चाहते हैं पर इस मेथड को अभी एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए हम इसे भी एक एरो फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू दिस एरो फंक्शन, तो ये एरो फंक्शन क्या करता है? मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कराता, बस सिंपली उसे यहाँ पे उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता है विद सम आर्ग्यूमेंट। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इस बार कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पर जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी आईडी आएगी, दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा आईडी आएगी, दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा आईडी आएगी। रिफ्रेश करते हैं, कुछ नए टास्क को ऐड करेंगे, कोड ऐड कर दिया, ईट ऐड कर दिया, वॉक ऐड कर दिया। तो जब इस टास्क के ऊपर क्लिक किया इसकी आईडी प्रिंट हो गई, इस टास्क के ऊपर क्लिक किया इसकी आईडी प्रिंट हो गई, इस टास्क के ऊपर क्लिक किया इसकी आईडी प्रिंट हो गई, एंड इस तरीके से हमारे पास आईडीज प्रिंट हो गई। अब हम चाहते हैं कि इस आईडी के बेसिस पर, ये जो आईडी हमारे पास प्रिंट हुई है इसके बेसिस पर मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। तो जब भी हम एरे के अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हैं, पर रिएक्ट के अंदर हम अपने फिल्टर मेथड को यूज़ करते हैं टू फिल्टर आउट एनी एलिमेंट जो हमें नहीं चाहिए अपने एरे के अंदर। तो जब भी रिएक्ट के अंदर एरे से हमें कुछ डिलीट करना होगा, सिर्फ टू डू एरे की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, किसी भी एरे से जो हमारा स्टेट वेरिएबल अगर कोई एरे है उससे अगर हमें किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो उस केस में हम हमेशा अपने फिल्टर मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें एरे से कुछ रेंडर कराना होता है इन द फॉर्म ऑफ सम लिस्ट, तो हमेशा हम अपने मैप मेथड को ही यूज़ करेंगे। ये कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स हैं रिएक्ट के अंदर एरेस को यूज़ करने के, एरेस का कोड लिखने के। तो यहाँ पे हम हमेशा अपने फिल्टर मेथड को ही यूज़ कर रहे होंगे। कैसे यूज़ करेंगे फिल्टर मेथड को? बेसिकली जो हमारा टू डूज वाला एरे है उसके अंदर हम फिल्टर आउट कर देंगे अपने एलिमेंट्स को। फिल्टर आउट करके अगर हमारे पास कोई ऐसा टू डू आता है जिसके अंदर टू डू की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू या इज़ इक्वल टू आईडी हो जाती है, तो उस केस में हमें उसे ऐड नहीं करना। तो हम सारे उन टू डूज़ की एक कॉपी बनाएंगे जिसमें todo.id इज़ नॉट इक्वल टू दिस आईडी। तो ये क्या करेगा? ये टू डूज डॉट फिल्टर मेथड हमें हमेशा एक नई कॉपी रिटर्न करता है। लेट न्यू टू डू, या इसे कह देते हैं कॉपी, और इसे हम एक बार प्रिंट करवाएंगे console.log, वी आर गोइंग टू प्रिंट आउट द कॉपी। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर दिया। अब डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो हमारी नई कॉपी आ गई जिसके अंदर क्या है? एम्प्टी एरे है। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ईट ऐड कर दिया टास्क, स्लीप ऐड कर दिया टास्क। इस बार लेट्स सपोज हमें स्लीप को डिलीट करना है, तो बाकी दो एलिमेंट्स की हमारे पास कॉपी आएगी जिसमें सैम्पल टास्क में टास्क होगा और इसमें ईट टास्क है। नोटिस करो कि हमने स्लीप वाला डिलीट क्लिक किया था तो स्लीप वाला टास्क इससे ऑटोमेटिकली हट गया। तो ये क्या करता है? ये हमारे लिए एक नया जो एरे है उसे जनरेट करता है। तो इस नए एरे को डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं टू आर सेट टू डूज मेथड। यहाँ पे हम पास करेंगे तो टू डूज ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ टास्क ऐड कर लेते हैं। ईट ऐड कर दिया, टॉक ऐड कर दिया, कोड ऐड कर दिया। इस टास्क को डिलीट किया, ये हमारे लिए डिलीट हो गया। टॉक डिलीट किया, ये भी डिलीट हो गया। डिलीट कैसे हुआ? हमारे एरे से डिलीट हो गया, फिल्टर आउट हो गया, और जैसे ही फिल्टर आउट हुआ, जैसे ही हमने सेट मेथड को कॉल कर दिया, वैसे ही री रेंडर होगा कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो दोबारा से टू डूज को चेक किया जाएगा, मैप फंक्शनैलिटी कॉल की जाएगी, और उसके अंदर वो हमें वो टास्क दिखेगा ही नहीं। टास्क दिखेगा नहीं तो वो री रेंडर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा डिलीट टू डू वर्क करता है, या किसी भी एरे के अंदर से डिलीशन वर्क करती है। साथ के साथ हम यहाँ पर अपना कॉल बैक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी वैल्यू के ऊपर हमारी नई वैल्यू डिपेंड कर रही है। सो वी कैन ऐड समथिंग कॉल्ड प्रीवियस टू डूज, एंड इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। लेट्स राइट प्रीवियस टू डूज। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ईट वाला जो टास्क है उसको ऐड कर लेंगे, स्लीप वाला टास्क उसको ऐड कर लेंगे, कोड वाला टास्क उसको ऐड कर लेंगे।
एंड हम चाहें तो इन्हें इंडिविजुअली डिलीट भी कर सकते हैं जाके। अब ये जो हमारे पैटर्न्स होते हैं कि एरेज को किस तरीके से यूज़ करना है, क्यों हमें सिर्फ फिल्टर मेथड ही यूज़ करना है, क्यों हमें सिर्फ मैप मेथड ही यूज़ करना है, ये सारा का सारा रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। इफ वी गो टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज दिस स्पेसिफिक पेज कॉल्ड अपडेटिंग एरेज इन स्टेट। इसके अंदर वैसे तो अपडेट एरेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट यहाँ पर अगर किसी भी एरे के अंदर हम कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं तो हमें क्या अवॉइड करना है, हमें पॉप, शिफ्ट, स्प्लाइस इन सबको अवॉइड करना है। हम फिल्टर मेथड को यूज़ कर सकते हैं या स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एरे के अंदर कुछ ऐड करना है तो हमें पुश, अनशिफ्ट इनको अवॉइड करना है। हमें क्या यूज़ करना है, स्प्रेड को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको अभी हम यूज़ करते आ रहे हैं, नहीं तो हम कॉनकैट को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें एरे के अंदर कुछ रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम हमेशा मैप को प्रेफर करेंगे, मैप को यूज़ करेंगे रादर देन आर अदर मेथड्स। तो नेक्स्ट चीज़ जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो यही है कि एरे के अंदर हम किस तरीके से वैल्यूज़ को रिप्लेस या अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने एरेज को अपडेट कर सकते हैं। अब एरेज को जब भी हम अपडेट करते हैं उसके दो केसेस होते हैं। सबसे पहला तो हमारी जो एरे की एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को हम अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी केस के ऊपर फोकस करेंगे। इस केस के अंदर जब भी हम अपने एरे को अपडेट करना चाहते हैं तो हमें पता है हमें अपने मैप मेथड को यूज़ करना है, विच इज़ एडवाइज्ड बाय द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। उसके अंदर मैप मेथड को यूज़ करके हम बेसिकली क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं अपने एरे को स्प्रेड करके, यानी सारे एलिमेंट्स को स्प्रेड करके हम वैसे के वैसे रिटर्न करेंगे। बस जिस एलिमेंट को हमें चेंज करना है उसकी चेंज्ड वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमें इस तरीके की कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं। ऑल्दो हम यहाँ बहुत सारे मेथड एक साथ ऐड कर रहे हैं, जनरली इतने क्लस्टर्ड तरीके से सारी की सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती एक ही कॉम्पोनेंट के अंदर, बट ठीक है क्योंकि अभी हम सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो अभी हम एक ही कॉम्पोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक नया मेथड क्रिएट कर सकते हैं। लेट वील कॉल इट अपर केस ऑल। अपर केस ऑल मेथड क्या करेगा, ये सारे के सारे जो हमारे टास्क हैं जो यहाँ पे प्रिंट होते हैं इन सबको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो अपर केस ऑल से ये सारे के सारे टास्क अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एग्जीक्यूट करने के लिए हम लास्ट में अपने लिए एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ बटन कॉल्ड अपर केस ऑल, और जैसे ये बटन क्लिक होगा तो इसके ऑन क्लिक पे हम अपर केस ऑल इस मेथड को कॉल कर देंगे। और ये मेथड का क्या काम होगा, इस मेथड का काम होगा कि ये जो हमारा टू डूज़ है, टू डूज़ वाला एरे है, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे जाए और हर किसी के लिए टास्क को अपर केस कर दे। तो अभी के लिए सिंपली हम क्या करने वाले हैं, अपना जो टू डूज़ है, हमें पता है मैप फंक्शनैलिटी हमें यूज़ करनी है अगर सारे एलिमेंट्स को अपडेट करना है तो उसके लिए हर एक इंडिविजुअल टू डू पर हम जाएंगे एंड हर एक इंडिविजुअल टू डू पे जाके अभी के लिए हम console.log करवाएंगे अपने टू डू की वैल्यू को। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ईट, दिस इज़ माई न्यू टास्क। वी कैन ऐड स्लीप, दिस इज़ माई न्यू टास्क। वी कैन ऐड कोड, दिस इज़ माई न्यू टास्क। ये 4 टास्क मेरे पास आ गए। अब मैंने अपर केस ऑल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, चारों टास्क मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। कैसे प्रिंट होकर आए, ये अपर केस ऑल ट्रिगर हुआ, इसने क्या किया, मैप मेथड को एग्जीक्यूट किया, उसने सारे के सारे टू डूज़ को प्रिंट करवाया। अब हमें अगर इस सारे के सारे टू डूज़ की एक कॉपी बनानी है तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली हमें रिटर्न करना पड़ेगा, हर कोई जो इंडिविजुअल टू डू है वो एक नई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसके अंदर वही सेम चीज़ें होंगी। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। इस बार कोड को क्लिक किया, ईट को क्लिक किया, अपर केस ऑल पे क्लिक किया। ओके, यहाँ हमें इसे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। लेट न्यू एरे इज इक्वल टू दिस एंड हमें console.log करके प्रिंट करवाना पड़ेगा अपने न्यू एरे को। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश, कोड, स्लीप, ऐड टास्क, अपर केस ऑल किया, ये हमारा नया एरे हमारे पास आ गया जिसके अंदर तीनों की तीनों टास्क हैं। तो इसने क्या किया, मैप मेथड ने हमारे लिए कॉपी हमारे लिए भेज दी जिसके अंदर हर इंडिविजुअल टू डू को हमने वैसे के वैसे रिटर्न किया है। पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लेके आना है तो सिंपली अगर हम चाहते हैं टास्क के अंदर कोई चेंज आए तो उसमें टू डू को टू डू डॉट टास्क की जगह हम सेट कर सकते हैं इसे टू डू डॉट टास्क डॉट अपर केस एंड इस बार सारे टास्क हमारे अपर केस में कन्वर्ट होके एक नया एरे फॉर्म करेंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। इस बार कोड ऐड किया, स्लीप ऐड किया, अपर केस ऑल किया, तो इस बार जो एरे हमारे लिए प्रिंट होके आए उसमें सारे के सारे टास्क
हमारे लिए क्या है, अपर केस में कन्वर्टेड है। अब हमें सिर्फ प्रिंट करवा के अपर केस में मतलब कंसोल नहीं करना अपर केस में, हमें ये जो नया एरे है इसको पूरे के पूरे को पास करना है टू द सेट टू डूज मेथड। सेट टू डूज मेथड के अंदर इस पूरे एरे को हम पास कर देंगे, सेव कर देंगे। अब अगर रिफ्रेश करेंगे, स्लीप किया, कोड किया एंड अपर केस ऑल जैसे क्लिक किया, सारे के सारे एक साथ अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम अपने मैप मेथड को यूज़ करते हैं जब भी हमें पूरे के पूरे एरे के अंदर एक साथ सारे एलिमेंट्स के अंदर चेंज लेके आना होता है। अब वी नो क्योंकि हम पुरानी वैल्यू को ही अपडेट कर रहे हैं तो हमें कॉल बैक यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉल बैक यूज़ करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस टू डूज़। इसको कॉपी कर लेते हैं, हर जगह टू डूज़ की जगह प्रीवियस टू डूज़। इसको सेव कर लेते हैं। आई थिंक वी मिस्ड सम कर्ली ब्रेस और सम पैरेंथेसिस, तो यहाँ शायद हमारा कर्ली ब्रेस आएगा, ये हमारा पैरेंथेसिस आएगा। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, फंक्शनैलिटी हमारी वैसे के वैसे काम करेगी। कोड किया, ईट किया, अपर के सॉल्व किया। ओके तो अपने कोड में आके व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमने ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनको यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। वी डोंट एक्चुअली नीड द कर्ली ब्रेसेस देयर आई बिलीव, या इसे हम नॉर्मल अपने पैरेंथेसिस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स सेव इट एंड री एग्जीक्यूट। तो इस बार हम अपने टास्क को ऐड कर देंगे। कोड ऐड कर दिया टास्क, अपर केस ऑल, तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी अपर केस हो गई, यानी एरे के सारे एलिमेंट्स पे एक साथ चेंज आ गया। अब सेकंड चीज़ जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं इन अपडेटिंग एरेज, दैट इज़ कि अगर हमें एरे के एक ही एलिमेंट को अपडेट करना हो तो हम किस तरीके से करें। ये चेंज लाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अपने मैप मेथड को यूज़ करते हैं और फिर मैप मेथड के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं कि जिस भी एलिमेंट के साथ हमारे जिस भी एलिमेंट के अंदर हम चेंज लाना चाहते हैं उसके अंदर हमें जो भी चेंज चाहिए उसे हम उस तरीके से यानी चेंज के साथ रिटर्न करते हैं विद चेंज, और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ रिटर्न कर रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज हम हर एक जो हमारा टू डू लिस्ट के सामने बटन है, हम अपर केस करने के लिए हर एक टू डू लिस्ट के सामने एक सेपरेट बटन ऐड करें। ये बिल्कुल डिलीट बटन जैसा दिखाई देगा, बस इसके ऊपर लिखा होगा अपर केस 1 एंड इसके लिए हम एक नया मेथड क्रिएट करेंगे। लेट्स कॉल दिस मेथड लेट अपर केस 1 और ये मेथड अभी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ console.log कर रहा है 1। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू कॉल अपर केस 1 वाला मेथड जिसके अंदर हम टू डू की आईडी पास करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से लिस्ट आइटम को हमें अपडेट करना है। तो इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, अगर हमें अपर केस, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स ऐड सम रैंडम आइटम्स। अगर हमें अपर केस 1 के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास 1 प्रिंट होगा, इसके लिए भी 1 प्रिंट होगा, इसके लिए भी 1 प्रिंट होगा। अब हम चाहते हैं जैसे ही हम अपर केस 1 के ऊपर प्रिंट करें वैसे ही जिस आइटम के लिए हमने क्लिक किया है वो वहाँ पर जाके अपर केस होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर अपर केस 1 के अंदर वी कैन लिटरली कॉपी द सेम कोड, क्योंकि हम सिमिलर लॉजिक यूज़ कर रहे होंगे। बस यहाँ पे इस रिटर्न से पहले हमें एक कंडीशन लगा देनी है कि इफ़ हमारे जो टू डू की आईडी है दैट इज़ इक्वल टू द आईडी जो इस अपर केस 1 वाले मेथड के पास आ रही है, अगर ये इसकी आईडी के इक्वल है तो उस केस में तो हम ये चीज़ रिटर्न करेंगे। और बाकी सारे केसेस में हम क्या रिटर्न करेंगे, बाकी सारे केसेस में वी आर गोइंग टू रिटर्न द नॉर्मल टू डू। इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली सेम फंक्शनैलिटी को लिखा है। मेजर चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि टू डूज डॉट मैप के अंदर हम हर एलिमेंट हर टू डू सिंगल टू डू के लिए चेक करें। अगर किसी टू डू की आईडी हमारे अपडेट वाली या अपर केस वाली आईडी के साथ मैच कर जाती है तो उस केस में रिटर्न कर दो न्यू अपडेटेड वैल्यू, नहीं तो बाकी सारे टू डूज हमारे सेम रहेंगे। ऑल्सो यहाँ हम इन टू डूज़ को प्रीवियस टू डूज नाम दे सकते हैं। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर, सेव एंड यहाँ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कोड हमने कर लिया, स्लीप हमने कर लिया, ईट हमने कर लिया। अब अगर मुझे सिर्फ स्लीप को अपडेट करना है तो आई विल क्लिक ऑन अपर केस 1, तो सिर्फ स्लीप अपर केस हुआ। अपर केस 1 सिर्फ कोड अपर केस हुआ। अपर केस
1 तो ईट अपर केस हुआ। सबको अगर मुझे अपर केस करना है तो आई क्लिक ऑन अपर केस ऑल, तो सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। तो इस तरीके से एरे के अंदर चाहे हमें सिंगल एलिमेंट चेंज करना हो तब भी हम मैप मेथड को यूज करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स चेंज करने हो तब भी हम मैप मेथड को यूज करेंगे। अभी हमने ये जो टू डू लिस्ट वाला एग्जाम्पल लिया है, इससे घबराना नहीं है, इसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके थोड़ा सा समझना है। आई अंडरस्टैंड दिस माइट नॉट बी ए वेरी ईजी एग्जाम्पल टू स्टार्ट विथ, बट यहाँ से काफी प्रैक्टिकली हमें समझ में आ रहा है कि किस केस में हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ सकता है, किस केस में हमें एरे के एक एलिमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट चीज जो है, इट इज अबाउट चेंजिंग द टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर हमें एक डन टास्क वाला फीचर है, इसको अपडेट करना है। डन टास्क का कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपर केस 1 की जगह यहाँ पर आ जाए मार्क एज डन, यानी एक बटन आ जाए जिसके ऊपर लिखा हो मार्क एज डन। यानी अगर हमारे बहुत सारे टास्क हैं इसके अंदर, लेट्स सपोज हमने कोडिंग वाला टास्क कर लिया, तो मार्क एज डन यहाँ बटन आ जाएगा जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टास्क क्रॉस हो जाएगा, यानी एक लाइन थ्रू आ जाएगी इसके ऊपर। और अगर हम सारे टास्क को मार्क एज डन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शनैलिटी हमें वही वाली यूज़ करनी है, एरे को अपडेट करने वाली। अगर एरे के एक एलिमेंट को अपडेट करना है तो इन बटन्स को यूज़ करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को अपडेट करना है तो इन बटन्स को यूज़ करेंगे। ये जो टास्क है, दिस आई एम गिविंग टू यू एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में मिल रहा होगा। अब इस टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए छोटा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जो हमारा टू डू है, जो हमने ऑब्जेक्ट टू डू बनाई है, जिसके अंदर अभी एक टास्क नाम की है जिसको हम सेव करवा रहे हैं, साथ के साथ एक आईडी है जिसको हम सेव करवा रहे हैं। इसके अंदर इस टास्क को करने के लिए हमें एक इज डन नाम का अलग से की होगी या एक वेरिएबल होगा जिसको सेव करवाना पड़ेगा, और इस इज डन से हम ट्रैक कर पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट डन है या कोई भी टास्क डन हुआ है या नहीं डन हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे टास्क के लिए डन की वैल्यू फॉल्स होगी, एंड उसके बाद जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, यानी मार्क एज डन नाम का हम एक बटन दे देंगे हर एक लिस्ट आइटम के साथ। जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा वैसे ही इस डन की जो वैल्यू होगी वो अपडेट होके ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू ट्रू हो जाएगी वैसे ही हम स्टाइलिंग के अंदर कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। स्टाइलिंग के अंदर सबसे ईजी चेंज होगा टू ऐड अ लाइन थ्रू। लाइन थ्रू यानी अगर हमारा टास्क इस तरीके से कोड लिखा हुआ है, टू डू के अंदर अगर हमने इस तरीके से कोड लिखा हुआ है तो उसके ऊपर बेसिकली एक लाइन इस तरीके से ऐड हो जाए जो दिखा दे वो टास्क हमने कर लिया है, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज डन। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू डू दिस होमवर्क, बट अगर इसको हम करने का भी ट्राई करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको हम रिवाइज कर रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हमें समझ में आएगा कि कितना हमें स्टेट्स के बारे में, एरेज के बारे में समझ में आ रहा है, कितना हमें और थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हैं, स्पेशली द अपडेटिंग एरेज इन स्टेट वाला ये जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है इसको एक बार गो थ्रू आप कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इस टास्क को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। सॉल्व होता है नहीं होता वो बात की बात है, ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एनफ होंगी, एंड इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें मिल रहा होगा।